नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो आसाराम बापू है उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इससे पहले भी एक केस में उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है आसाराम बापू को। अब इस मामले में जो कि रेप का केस था उसमें जो कोर्ट है उसने सख्ती दिखाई है और उम्र कैद की सज़ा का ऐलान किया है। तो इसका मतलब ये है परिवेश कि अब थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी एक तरह से कहा जाए कि जेल में बीतेगी आसाराम बापू। हाँ, बिल्कुल। और छूटना बहुत ही मुश्किल है। जैसे बहुत बार देखा गया है कि कोई केस में अगर उम्र कैद भी है तो उसमें बाद में जाके रियायत दे दी जाती है राज्य सरकार, और बहुत सारे जब वो रिकमेंडेशन देते आगे कि कैदी का अच्छा चरित्र है, अच्छे तरह से रह रहा है जेल में। लेकिन जो सीरियल ऑफेंडर होते हैं ना, इनके लिए ये चीज़ बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होती। इनको बहुत रेयर मतलब बहुत रेयर। तो मतलब अब ये इनकी पूरा जीवन, अब जो बचा कुचा जो भी जीवन है, अब वो इनका जेल में ही कटने वाला है। तो एक बार मामला समझा देते कि मामला था क्या। देखिए, एक उनकी शिष्य थी जो कि उनके आश्रम में रह रही थी। 2001 से लेके 2006 तक उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसको बंदी बना के रखा गया। फिर 2013 में जब बाबा का केस खुलने लगा, बाबा के ऊपर केस चलने लगे बहुत सारे, तो उसमें ये शिष्या भी सामने आई और इसने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। और उसने उस टाइम इन पे रेप केस का वो केस दर्ज करवाया 2013 में, और वो उस समय जेल में थे। और एक और केस में, पहले ही जो रेप केस का चल रहा था, फिर उसमें केस आगे बढ़ा, सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट में इस पे हुआ। तो उसमें से 3 जनों को पहले केस ने बरी कर दिया था कि ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी आसाराम की। फिर जो बाकी के जो लोग थे उसमें आसाराम बापू वॉज द मेन कल्प्रिट, जिनका नाम आ रहा था कि जिन्होंने अपनी उनकी कुटिया थी उसमें उस लड़की को बुलाते थे शाम को और उसके साथ रेप करते थे। फिर उसको सुबह उसी में रख दिया जाता था, छोटे से रूम में काम करने के लिए। मतलब लंबी चार्जशीट थी जब पुलिस ने फाइल की थी, तो उसमें बताया गया था कि कैसे वो मतलब उसे बहुत दिनों तक उसने धूप नहीं देखी थी, उसे बंदी करा के जब वो उसका विरोध करने लगी तो उसको जाने नहीं दिया गया। पेरेंट्स, मतलब जो उसके पेरेंट थे, उनसे कांटेक्ट नहीं होने दे रहे थे कि अभी ये सन्यासी लोग बच्चे बात नहीं कर सकते, बच्चे पेरेंट से ज़्यादा, नहीं तो पेरेंट के मोह माया में आ जाएंगे। तो ऐसी सब बातें करके कहीं ना कहीं उन्हें दुतलाया जाता था। वो एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक अर्जी भी दी गई थी उस समय, लेकिन बाबा जी का पावर इतना था कि वो अर्जी ली नहीं की, वो कंप्लेंट ली नहीं की, उन्हें भगा दिया गया और उन घर वालों को धमकाना बाबा जी ने शुरू कर दिया। फिर बाबा जी एक तरह से, ये बाबा जी से इन लोग बचने के लिए, आशाराम जो बलात्कारी है उससे बचने के लिए ये घर वाले थोड़ा दूर चले गए और एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन जब 2013 में केस खुला, दूसरे केसेस सामने आए बाबा जी को, तब कहीं ना कहीं इनमें हिम्मत आई। इन्होंने वापस जाकर कंप्लेंट की, कंप्लेंट ली गई, सुनी गई उनकी बातें, फिर मीडिया ने उनकी बातें रखी और फिर आज जाकर इनको बलात्कारी आसाराम को दूसरी बार उम्र कैद की सज़ा हो रही है। और ये कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही 10,000 का जुर्माना लगाया है कोर्ट ने, जो उन्हें कोर्ट में भरना, और 50,000 उन्हें पीड़िता को देना है। तो ये 2 चीज़ थी जो इन्हें, और बताया गया कि सीरियल ऑफेंडर थे। लेकिन आपने भी तो इन्हें बहुत साल पहले जब कवर किया था, अभी भी इनके भक्त ऐसे जो कमेंट्स में लिख रहे थे खबर के नीचे कि नहीं बाबा जी को तो फंसाया जा रहा है। तो उस समय कैसा होता था पहली बार इन्हें सज़ा सुनाई गई थी? कोई उस समय विश्वास करने को तैयार नहीं था कि ये क्या हो रहा है। और इनके जो भक्तों से अगर हम जाकर कुछ बात करने की कोशिश करते थे, वो लड़ाई करते थे मीडिया वाले से कि आप गलत क्यों दिखा रहे हैं। तो हम उनको कहते थे जी हम नहीं दिखा रहे, पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो पुलिस तो कुछ भी मामला दर्ज कर लेते, उस वक्त इस तरह की दलीलें दी जाती थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद अब देखिए कोर्ट ने इस मामले में सारे एविडेंसेस को परखा। ऐसा नहीं होता कोर्ट में जब कोई चार्जशीट फाइल होती है, सारे विटनेसेस आते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पेश किए जाते हैं और पूरा एक प्रोसेस होता है। वहाँ तो इतने ज़्यादा स्कोप होता है गलतियाँ निकालने का पुलिस का। और कई बार कोर्ट हमने देखा है कि अगर केस गलत हो तो पुलिस की धज्जियाँ उड़ाती है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इस केस में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे एविडेंसेस देखे, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट देखी, इसके अलावा लड़की और बहुत सारे बयान देखे, लड़की का स्टेटमेंट देखा, साथ साथ इस मामले में और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे उनको कंसीडर किया गया। और ये तमाम चीज़ें जब देखी गई तो उसके बेसिस पर ही ये सज़ा मुकर्रर की गई। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई सज़ा मुकर्रर कर दी। इसका मतलब जो कोर्ट का जजमेंट आया उसमें ये एविडेंस आया ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने ऐसा किया। और ऑन रिकॉर्ड आने का मतलब क्या है कि क्या यौन उत्पीड़न किया या पेनिट्रेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे मामले में। और अननेचुरल सेक्स जो एक सेक्शन लगा है उसमें इनमें अननेचुरल सेक्स का भी जो है वो सेक्शन जोड़ा गया, और ये उनके पिछले केस में भी जोड़ा गया था। मतलब बाबा जी ये चीज़ें जो थी, जो ऑफेंड था वो उसको दोहराते जा रहे थे। जो चीज़ें पहले केसेस में थी वही सेम चीज़ें इस केसेस में भी थी। उसमें भी लड़की को बोलने नहीं दिया जा रहा था, उसे बंदी बना के रख लिया गया था एक तरह से, और यहाँ भी सेम हो रहा था। इस केस में भी सेम चीज़ें दिखाई दे रही थी, दोनों जगह ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब तो ये 2 ही लड़कियाँ
बच्चियां थी जो सामने आई। क्या पता कल को और भी बहुत सारी बच्चियां जो हिम्मत दिखाएं, जिनके साथ पहले ऐसा कुछ हो चुका हो और वो आकर सामने बात रखें। लेकिन जो अभी जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें तो उम्र कैद की सज़ा है और जो 50,000 का फ़ाइन है वो लगाया गया है। चिराग जी, एक आश्रम भी है उनका, यहीं दिल्ली में भी आसपास है। आप उस समय वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे। मुझे याद है वंदे मातरम रोड है दिल्ली में, जो धौला कुआं के पास है, वहाँ उनका एक आश्रम है बहुत बड़ा। अब वहाँ तो मैंने जैसे बताया कि वहाँ तो भक्त अभी भी वहाँ पर कथा होती है, वहाँ पर आप जाइए तो इनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, कथा होती है, बाकायदा भक्त आते हैं वहाँ पर अभी भी, ये जानते हुए कि बाबा अब नहीं है, वो जेल में है, लेकिन उसके बावजूद आते हैं। तो आस्था देखिए, आस्था मैं कहूँ कि एक तरह से क्या माया जाल है, कैसे लोग, क्या इनके वाकई इतने काम करा दिए बाबा जी ने, क्या चक्कर है समझ नहीं आता। बाबाओं के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे? मतलब आस्था इतनी बड़ी चीज़ है कि एक इतना बड़ा ऑफेंडर है जो इतना घिनौना काम जिसने किया, एक बलात्कारी को इस तरह अभी भी सपोर्ट करना, अभी भी क्या ये आस्था के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। मतलब श्रद्धा है तो श्रद्धा के नाम पे तो बहुत ख़राब चीज़ है। इस पर अभी लोगों को समझना चाहिए कि भाई ये ठीक आदमी नहीं है। बात आपकी सही, समझना चाहिए लोगों को, और इस तरह की जो घटना है उससे कम से कम उनके जो फॉलोवर्स हैं वो कम होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो ये रहा है कि वहाँ अभी भी भक्त जाते हैं, जैसे मैंने बताया पूजा पाठ चलता है, वो लोग बैठते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि बाबा जी कुछ दिनों के लिए, और पता कई बार क्या बोल जाते हैं, बाबा जी कुछ दिनों के संकट में हैं, फिर दोबारा बाहर आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि पुलिस ने तो गलत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ऑब्वियसली अब एक स्टेप और आगे हो गया कि अदालत ने भी दोषी करार दिया, तो अब वो ये भी बोलेंगे आने वाले टाइम में कि अदालत ने भी, देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है केस, अभी ये इस कोर्ट से क्या मतलब है। तो ये बैटल जो है वो ऑब्वियसली चल ही रही है, लेकिन साथ साथ ये बात भी सच है कि मतलब लोग विश्वास करना नहीं छोड़ रहे हैं। वो कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना करते, कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना करते, बाबाओं के पीछे जो लोग लगे रहेंगे, बाबा जी बोलते रहेंगे। बात करते हैं इस मुद्दे पर कि क्या एग्जैक्टली ये जो रोल है। तंजीम भाई, आपने भी केस कवर किया था जब दिल्ली में हुआ था ये, मुझे याद है इसमें शायद 0 FIR हुई थी, जिसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गया था केस। अब इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है, और बाबा के कंडक्ट को देखते हुए इसका मतलब ये है कि एविडेंस जो रिकॉर्ड पर आया कि बाबा ने ऐसा किया। बाबा के चिराग आश्रम में बड़ी संदिग्ध गतिविधियाँ थी। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड पे। और जब ये गिरफ्तारियाँ नहीं हुई थी उससे पहले हमारी SIT की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन हे राम के नाम से चलाया भी था चैनल में। उसमें आसाराम बापू की सारी करतूत, क्योंकि सवाल उठ रहे थे, FIR दर्ज होना शुरू हो गई थी, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। तो टीमें अलग अलग लगाई गईं, और इस टीम में कुछ ऐसी लड़कियों को भी शामिल किया गया जो मॉडल्स थी और शिष्या बन के जिन्हें आश्रम में भेजा जाना था। जब उनके आश्रम में भेजा गया और कुछ लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन के गए, रिपोर्टर्स, जो उसके बाद उन्होंने बाबा को प्रपोज़ल दिए कि आप ब्लैक को मनी को वाइट कर दो, तो ये आसाराम उसके लिए तैयार हो गया और प्रोसेस बताया कि ब्लैक को वाइट कैसे होगा, क्योंकि रिपोर्टर एक बड़े विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट, और उन्होंने लड़की को इंट्रोड्यूस किया था कि ये लड़की है, विदेशी है, इसके पास बहुत पैसा है और इसका धन जो है वो बदलना है। अब उसमें पैसों के लेन देन और ब्लैक को वाइट करने के सिलसिले के बीच में अब ये पता करना था कि जो कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जो चरित्र पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जो रेप के इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसमें क्या है। तो उसमें भी घुसने लगी टीमें। एक जगह पे ऐसा हुआ कि जो शिष्या बन के लड़की गई थी उसको बाकायदा बाबा ने टारगेट किया, आश्रम की बात है। और वो वीडियो चूँकि आश्रम में अपने कमरे में आसाराम उस लड़की को लेके गए, और जो अंडर कवर हमारी रिपोर्टर एजेंट थी उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, हिडन कैमरे पे, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड हो रहे थे। वो ऑडियो आज भी मौजूद है, जिसमें बाबा उससे बड़ी ही अश्लील बातें कर रहे थे। तो उसके बाद फिर उसने बहुत सारी और बातें की, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ मेरे हरिद्वार के आश्रम में घूमने चलो। एक बार वहाँ के आश्रम में बुलाया भी, टीम ने विज़िट भी किया था वहाँ पे साथ में, वो लड़की को लेके नाव से बैठा के घुमाने ले गया। तो ये तो पता चल गया कि चरित्र से कहीं ना कहीं मामला जो है कमज़ोर है। उसके बाद ही ये सारी FIR वगैरह दर्ज होने लगी। आज देखिए कोर्ट ने भी बोला कि सीरियल ऑफेंडर है ये। कोई ऐसा नहीं गलती हो गई किसी से, एक बार इसने कई गलतियाँ की और ऐसी ही गलतियाँ की।
लड़कियों का शोषण किया गया, आश्रम में शारीरिक शोषण होता था, बहुत सारी लड़कियों का हुआ। जो लड़की अंडर कवर बन के गई थी उसका भी शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जा रही थी। हमारी टीमें तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा एक लड़की के साथ। हम डर गए कि लड़की आश्रम में अनसेफ है, निकालेंगे कैसे इसको, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदार होंगे उसके लिए। लेकिन किसी तरीके से वो थोड़ा सा बहुत चालाक तेज तर्रार लड़की थी, उसने अपने आप को बचाया, वहाँ से निकाला बाहर। तुम दबा के भागते हुए वहाँ से लोग निकले हैं, नहीं तो ये वहाँ पे पता नहीं क्या करते रिपोर्टर्स के साथ। तो इनका आश्रम में शुरू से ही चलता रहा। लोग शुरुआत में ना पुलिस हाथ डालती थी। अच्छा होता क्या है, ऐसे जो बाबा हैं इनकी शरण में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जाते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जाते हैं, IAS अधिकारी जाते हैं, इनके पैरों में नतमस्तक रहते हैं। तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती हाथ डाल दे रही। बाबा जी तो क्राइम कर ही नहीं सकते, बाबा जी तो भगवान है, लोग तमाम लोग भगवान मानते हैं उन्हें। अब बाद में पता चला अरे तो भगवान नहीं है, जब उसको ऑडियो और वीडियो दिखाने लगा रहे हैं तो कैसी बातें कर रहा है एक लड़की से। उससे कह रहा है मेरे जंघा पे बैठ जाओ। तो तमाम चीज़ें सामने आई। उसके बाद अब ये केस सामने आ रहा है तो मुझे लगता है कि आसाराम और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनके लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि और भी जो केसेस हैं वो भी इसी तरह के केसेस इनके ऊपर हैं। उसमें अवैध ज़मीन का कब्ज़ा है, अवैध आश्रम बनाना है, शारीरिक शोषण है, तो ये मसले रेप, ये तो बहुत सेंसेशनल केस था। इसमें तो आप पूरी अगर इसकी चार्जशीट और इसकी बयान सिर्फ पढ़ लीजिए लड़की के और उसके परिजनों के, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ख़तरनाक कि कैसे जुल्म किए जाते थे उसके ऊपर। तो बोला, कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो क्रिमिनल है, तो सीरियल ऑफेंडर है, और यही वजह है कि सज़ा हुई इतनी बड़ी। देखिए बहुत अच्छी कहानी बताई तनसीम भाई ने, किस तरह से जो आरोपी था कैसे वो जब अंडर कवर रिपोर्टर वहाँ पहुँचा था तो उसके साथ भी शारीरिक शोषण की कोशिश की गई थी। बहरहाल अब इस मामले में जो बाबा है उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है, और आपका इस पर क्या पूरा व्यू पॉइंट है? हालांकि अभी तो लंबी डगर है क्योंकि अभी ये मामला लोअर कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो कहा जा सकता है कि बाबा को सज़ा मिल गई है और सीरियल ऑफेंडर जो है वो कोर्ट ने कहा है। इस वीडियो पर जो कमेंट्स आप कीजिए, और अगर कोई और आप खबर चाहते हैं कि हम लोग उसको दिखाएं उसके बारे में भी आप लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।